तो इसकी कीमत का बढ़ना लाजमी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कीमत हो चुकी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब इसमें फीचर्स की ही कमी रह गई है, बाकी ये गाड़ी परफेक्ट है। हर कोई जानना चाहता है इतने किलोमीटर चलाने के बाद में गाड़ी में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, स्क्रैचेस आ गए या कुछ होता है, तो मैं आपको पहले दिखाऊंगा इस गाड़ी में। खूबसूरत चेहरे आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन उनके बारे में असली कहानी आपको तब पता चलती है जब कुछ वक्त आप उनके साथ गुजार लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है। टोयोटा फॉर्च्यूनर है, मेरे साथ खड़ी हुई, पूरी दुनिया इसको बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन 22,500 किलोमीटर चल चुकी इस फॉर्च्यूनर में अब इसका चरित्र क्या सामने आया है, कैसे बिहेव करती है और कैसा है इसका परफॉर्मेंस, ये आपको बताने वाला हूं। और साथ ही कमेंट करके आप बताइए कि अगर आपके पास फॉर्च्यूनर है, आपने कितने किलोमीटर से चला लिया है। अगर आपने 1 लाख किलोमीटर से ऊपर ज़्यादा चलाया है उसे, तो मुझे आमंत्रित करिए, मैं आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं आपकी कहानी भी अपने चैनल पर लेके आऊँ फॉर्च्यूनर वाली। चलिए मैं शुरू करता हूं अपना ये वीडियो, और आपका वीडियो शुरू करूंगा तब जब आप करेंगे मुझे आमंत्रित। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं इस फॉर्च्यूनर के बारे में, माइलेज क्या मिल रहा है, रैटलिंग साउंड कहां से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसके अलावा परफॉर्मेंस पर कोई असर पड़ा है या नहीं, क्योंकि मीडिया यूनिट है तो बहुत गंदे तरीके से इसे यूज़ किया गया है टेस्टिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हर कोई जानना चाहता है इतने किलोमीटर चलाने के बाद में गाड़ी में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, स्क्रैचेस आ गए या कुछ होता है, तो मैं आपको पहले दिखाऊंगा इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो देखिए सामने से आपको कोई भी स्क्रैच वगैरह नज़र नहीं आने वाला है, और यहाँ पर ये बहुत ऊंचा है, अप्रोच एंगल देखें काफ़ी ऊंचा है, तो बहुत कुछ ऑफ रोडिंग करने के बाद भी यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर डेंट नहीं मिलने वाला है। तो इसकी फेवर में जाती हैं ये चीज़ें। और एक अच्छी बात यह है, जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आखिरकार इसकी कीमत इतनी कम ज़्यादा बढ़ा क्यों रही है कंपनी, वजह है मेंटेनेंस बहुत कम आता है, क्योंकि इसमें फालतू के गैजेट्स नहीं दिए गए हैं। क्योंकि जब फालतू के गैजेट्स होंगे तो वहाँ पर सेंसर खराब होते रहते हैं, तो उस पर भी खर्चे आते रहते हैं। इस वजह से टोयोटा कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिंपल रखी जाएं। तो सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हल्के स्क्रैचेस नज़र आएंगे। मुझे लगता है कोई जानवर वगैरह किसी ने पार्क की होगी, चढ़ा होगा, उसके नाखून के निशान आपको कुछ यहाँ पर मिलने वाले हैं। साइड से आप चले जाइए देखते हुए, तो ये हल्का ये उठा हुआ है, तो मुझे लगता है ये भी कहीं छोटा मोटा कहीं से किसी से टकराया होगा। ये यूवी रबर खराब हो जाती है, कई बार ये बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर ये हल्की चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आने वाली है। डिपेंड करता है कि आप अपनी गाड़ी को कैसे रखते हैं। अगर आप और सही सलामत रखेंगे तो वहाँ पर इस फॉर्च्यूनर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप साइड से पूरा देखेंगे तो आपको कहीं भी एक भी निशान नहीं मिलने वाले हैं स्क्रैच के भी, क्योंकि काफ़ी मेंटेन लग रही है गाड़ी। जिस तरीके से मीडिया यूनिट को रखा है, बहुत कम कंपनियों की तरफ से मीडिया यूनिट एकदम सही सलामत हालत में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये मिलने वाला है। और पीछे अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा वही नयापन इसमें आपको मिलने वाला है, जो गाड़ी खरीदते हैं जिस तरीके से होता है, तो सब कुछ वही मिल जाता है। रिक्वेस्ट सेंसर इसके प्रॉपर काम कर रहे हैं। एक दिखा देता हूँ, एक आपको अंदाज। तो यहाँ पर आप ये कर दीजिए और देखिए ऊपर रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे ये पूरा खुल जाता है, तो अच्छी बात है, यहाँ पर खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती है। और एक चीज़ और दिखा दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है जब ये सीट नहीं बंद हो रही होती है, क्योंकि जब कोई नया यूज़ करना शुरू करता है, जैसे कि हमने जब शुरू में चलाया था तो क्या होता था कि ये सीट बंद क्यों होती है। देखिए ये बंद हो गई, अब ये प्रॉपर बंद है, तो इसे मैं बाहर खींचता हूँ। ऊपर उठा दीजिए, अगर आपको बंद करना है तो यहाँ से हटाएंगे, ये जाके अपने आप नीचे लॉक हो गया। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता ये वाला कि ये अगर ये बंद रहेगा तो ये लॉक नहीं होगा, तो ये हिलता रहता है। देखिए ऐसे हिलता रहेगा। तो ये आपके लिए अगर नहीं पता था तो अब पता चल गया है कि ऐसा आपको करना है। और अब मैं ले चलता हूँ आगे, दिखाता हूँ सीट की क्वालिटी क्या है इतने 1000 किलोमीटर के चलाने के बाद। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी रियर सीट पर, और यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा चीज़ नज़र नहीं आएगा जिससे लगे कि इसकी चमक फीकी हुई है। ब्लैक कलर का ये आपको लेदर बहुत ही अच्छा लगने वाला है, और बहुत अच्छी लगती है इसकी स्टिचिंग वगैरह दी है। अगर आप यहाँ से देख रहे होंगे ऐसा लगेगा कि एकदम नई नवेली गाड़ी में बैठे हैं। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, टोयोटा की तरफ से मेंटेन किया गया है, और इतने 1000 किलोमीटर चलाने के बाद में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आई हुई है। और आपने जब इससे ज़्यादा चलाया होगा तो आप कमेंट करके तो बताने वाले हो कि आपकी गाड़ी की कंडीशन कैसी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बुरी नहीं लगने वाली हैं। अब मैं सामने वाली सीट पर लेके चलता हूँ, वहाँ पर एक पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करने वाला हूँ। टोयोटा ने पहली बार इस फॉर्च्यूनर में वेंटिलेटेड सीट दिया था, और आपको बता दूँ ये वेंटिलेटेड सीट ना बहुत असरदार साबित नहीं होते हैं। गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है और ये वेंटिलेटेड सीट मैं हमेशा ऑन करके रखता हूँ, लेकिन सच बता दूँ पता नहीं चलता है कि वेंटिलेटेड सीट ऑन है। मुझे लगता है कि थोड़ा और इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है टोयोटा को, और ये
असरदार थोड़ा होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी कीमत बढ़ चुकी है अब इस फॉर्च्यूनर की। और ये वेंटिलेटेड सीट अगर अच्छे से काम करेंगी तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। शुरू में भी ये दिक्कत थी, जब नई गाड़ी थी, मैं समझिए कि इतने 1000 किलोमीटर के बाद में ये दिक्कत आई है। शुरू में भी ये दिक्कत थी और अभी भी ये दिक्कत ही है। और अब क्या करता हूँ, चलिए अब चलाते हुए कुछ और बातें करते हैं इस गाड़ी के बारे में। मैं अगर इस फॉर्च्यूनर के बारे में आपको स्पेसिफिकेशन नहीं बताऊंगा तब भी चलेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं जो ये वाला इंजन है ये देता है 205 HP की शक्ति और 500 Nm का टॉर्क, क्योंकि मैं ऑटोमेटिक चला रहा हूँ जो कि 6 स्पीड है। मैनुअल में आपको थोड़ा सा ये कम मिलता है पावर आउटपुट। तो अब क्या है, मैं इस पर अपनी वो राय देने जा रहा हूँ जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चलाने के बाद, मतलब मैंने भी इस गाड़ी को काफ़ी कुछ चलाया, लगभग 5,000 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को ड्राइव किया है। लेकिन जो ओवरऑल इसके ओडोमीटर पर नज़र आ रहा है वो 22,437 किलोमीटर है। और आपको बता दूं, यहाँ तक चलने के बाद में, क्योंकि मीडिया यूनिट है और मीडिया बहुत, क्योंकि वो टेस्टिंग के लिए जाती है तो अपने हिसाब से सब लोग ड्राइव करते हैं, बहुत सारे हाथों में जाती है। और मुझे पूरा भरोसा था कि जब ये गाड़ी मेरे पास आएगी और जब मैं ऐसे इस वीडियो को अंजाम दे रहा हूँ तो वहाँ पर एक दिक्कत आएगी। वो दिक्कत ये होगी कि बहुत सारे रैटलिंग साउंड मुझे यहाँ पर सुनाई पड़ सकते हैं। लेकिन सच बताऊँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पर आपको इस गाड़ी में एक भी आवाज़, मतलब वेल इंसुलेटेड केबिन जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। बाहर की कोई भी आवाज़ अंदर नहीं आ रही है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा अगर आप किसी स्पीड ब्रेकर्स को पार कर रहे होते हैं तो जो नई गाड़ी का फील होता है वही आपको यहाँ पर भी मिलता है। और यहाँ से टोयोटा की रिलायबिलिटी अपनी कहानी कहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं और मुझसे सवाल करते रहते हैं कि भैया ऐसा क्या हो गया है कि जो इतनी कीमत बढ़ रही है। तो उसका सीधा सीधा जवाब है रिलायबिलिटी। भैया जो टोयोटा ऑफर करती है वो कोई और कंपनी ऑफर नहीं कर पा रही है, और अपनी रिलायबिलिटी का पैसा भी वसूल कर रही है टोयोटा लोगों से। लेकिन अब टाइम आ गया है जहां पर इसे बहुत सारे अपडेट मिलने चाहिए। ऑलरेडी एक वीडियो में आपको बताया था उसे। और यहाँ पर अब जो चीज़ें और अभी आपको यहाँ पर महसूस होने वाली हैं, एक चीज़ है वेंटिलेटेड सीट जो यहाँ पर दिया गया है। जब आप इसे ऑन करते हैं तो बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है, और जिस तेज़ी से आवाज़ आती है वो इफेक्टिवनेस पता नहीं चलती है पीठ के पीछे। तो मुझे लगता है कि इस पर काम करने की ज़रूरत है। दोनों सीट पर, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों सीट पर आपको वेंटिलेटेड सीट मिलती है, लेकिन गर्मी में मुझे बहुत ज़्यादा एहसास इसका नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है इस पर भी आप अब टोयोटा को कुछ काम करना पड़ेगा, नए फीचर नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल की कारें ऐसी आ गई हैं जिसमें फटाक से आप वेंटिलेटेड सीट ऑन करो और वो ठंडी हो जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से इसने अपने आप को प्रूफ किया है। बस बहुत सारे लोग हैं जो मिस कर रहे हैं कि भैया इसमें पैनोरामिक सनरूफ होना चाहिए। तो ठीक है, टोयोटा भी सुनी रही होगी सबकी आवाज़, क्योंकि इतनी कीमत ले रही है तो लोगों की आवाज़ सुन के उसे भी बाज़ार में बने रहना है। 100% लोगों की ख्वाहिश ज़रूर पूरा करेगी टोयोटा। जब आप शहर में चल रहे होते हैं तो अभी भी मुझे अच्छी चीज़ लगती है इस फॉर्च्यूनर की कि लोग मुड़ के देखते हैं। लेकिन आपको बता दूं, सड़क पर बहुत सारी फॉर्च्यूनर नज़र आएंगी, फिर भी आप लोगों की नज़रों में रहते हो। जब कहीं से जा रहे होते तो एक रेस्पेक्ट की भावना लोगों के दिलों में आपके लिए आ जाती है, खास करके तब जब आप एक नॉर्मल ड्राइव कर रहे होते, नहीं कि आप कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस गाड़ी को आप आराम से सिटी में चला सकते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में सताती नहीं है, मज़ा आता है वहाँ पर चलाने में। लेकिन जब आप लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, खास करके जब रास्ते ख़राब होते हैं, तो वहाँ पर ये एक झूला सा बिहेव करती है, मतलब झूला जैसी बनती है। और वहाँ पर आप जितने स्पीड ब्रेकर से निकलते हैं वहाँ पर ये झुलाती रहती है। तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि आपने इतनी महंगी कार खरीदी है। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है जब इसके सस्पेंशन पे भी टोयोटा को कुछ काम करना पड़ेगा। बाकी चीज़ों का अगर जिक्र करें, माइलेज की बात करें तो अभी भी 12-13 का माइलेज दे देती है। अगर आप हाईवे पर नॉर्मल चला रहे हैं, 100 की रफ्तार के अंदर गाड़ी को आप रख रहे हैं और कंसिस्टेंट स्पीड पर इसे ड्राइव कर रहे हैं। इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। क्रूज़ कंट्रोल का फ़ायदा आप वहाँ उठा सकते हैं जहाँ पर बहुत दूर तक खुली सड़कें आपको मिल जाती हैं, और ये क्रूज़ कंट्रोल बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन इसका भी अंदाज अब नया होना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्टीयरिंग व्हील पर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि अब पुराने अंदाज वाला ये जो जिस तरीके से दिया जाता है इसमें ना, ये नहीं चाहिए लोगों को। और लोग चाहते हैं कि उन्हें बहुत सहजता से चीज़ें मिल जाएं और वो एक्सेस कर पाएँ। और अब जिस कीमत को लोग चुका रहे हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी भी हैं। बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस अगर देखेंगे या इतने किलोमीटर चलने के बाद में अगर इसका अंदाज देखेंगे तो आपको कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाला है। मुझे पक्का पता है कि आप ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसे 2 लाख किलोमीटर चलाने के बाद भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे होंगे, लेकिन इसका जो
जिस गाड़ी का मैं अनुभव आपको साझा कर रहा हूँ वो पता नहीं कितने हाथों में गई है, पता नहीं कितने लोगों ने अपने तरीके से चलाया है। इसके बाद में मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ और वहाँ पर आपको ये बात समझ में आने वाली है कि जो टोयोटा की रिलायबिलिटी है, जो आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है, वो आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलने वाली। तो एक कैपेबल ऑफ रोडर है, जब सड़क पर ना चल रहा हो, ऑफ रोडिंग की ज़रूरत पड़ जाए तो 4x4 इंगेज करके बहुत सारे मुश्किल भरे रास्तों से भी आप निकल सकते हैं। मैंने बहुत कुछ जिया, रात में लाइट मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी और लाइट में भी कोई भी धूमिलपन नहीं आया। अगर आप सोचें कि भैया अब इतना चल चुकी है तो कुछ ना कुछ प्रभाव आया होगा इसकी लाइट पर, तो आपको बता दूं सच में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है और जो इल्यूमिनेशन शुरू में था वही इल्यूमिनेशन आपको अभी भी यहाँ पर मिलता है। मैं काफ़ी सेटिस्फाइड रहा हूँ क्योंकि जब इसके पहले वाला जो फेसलिफ्ट नहीं आया था, मतलब इसके पहले वाली जो गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, उससे मैंने 5,500 किलोमीटर की ड्राइव की थी और वो ड्राइव मेरी ज़िंदगी की सबसे अनोखी ड्राइव थी क्योंकि मैं कोस्टल कर रहा था और मुंबई से निकल के मैं गया था पौंडीचेरी से गोवा होते हुए फिर बेंगलोर वगैरह पूरा कवर करते हुए वापस आया था। वो वहाँ पर मैंने टोयोटा को पूरा लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब बोलते हैं कि लंबी ड्राइव पर जो एक्सपीरियंस किया था वो मेरा अलग एक्सपीरियंस था और सच में मुझे बहुत मज़ा आया था उस फॉर्च्यूनर की ड्राइव पर और वही सब कुछ मुझे अभी भी मिलता है क्योंकि जितनी जगह मैंने, एक ऑफ रोडिंग का मुझे किस्सा याद है जब ये लॉन्च की गई थी और हम लोग गए हुए थे कोची में, कोची से थोड़ी दूर एक टी फॉर्म था, वहाँ पर हम गए थे और गाड़ी फंस गई थी। जिस तरीके से मैंने निकाला था, अभी भी बहुत सारे लोगों को, मेरे दोस्तों को वो बात याद होगी। तो वहाँ पर ऑफ रोडिंग भी मैंने इसे एंजॉय किया हुआ है और जहाँ पर ऑफ रोडिंग की ज़रूरत पड़ती है, खास करके जो ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ पर लगता है कि अब नहीं निकल सकते हैं, वहाँ से तो ये फॉर्च्यूनर आराम से आपको निकाल लाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस जो मैंने इससे साझा किया वो बता देता हूँ आपको। तो इस पर आपको सब कुछ, जितने भी इसमें फीचर्स शुरू में दिए थे टोयोटा ने, सारे भी अच्छे रनिंग कंडीशन में है। इंफोटेनमेंट सिस्टम पे कोई लैग नहीं आता है, अच्छे से काम करता है आपका। अगर बात करें कि साउंड क्वालिटी कैसी है, तो साउंड क्वालिटी बहुत दुरुस्त है क्योंकि बहुत सारे स्पीकर्स इसमें दे दिए गए हैं। लेकिन अब एक ज़रूरत आन पड़ी है कि भैया अब अपग्रेड करे टोयोटा नई चीज़ों पर, नई टेक्नोलॉजी पर और नए नए फीचर्स पर, क्योंकि अब इसमें फीचर्स की ही कमी रह गई है। बाकी ये गाड़ी परफेक्ट है। कुछ और चीज़ें जब आप बताएंगे मुझे तो उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही है, जो मैंने एंजॉय किया, जो मैंने इसे जिया है और जो मैंने इतने किलोमीटर के बाद में देखा इस गाड़ी में, वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। ये वाला वीडियो करने से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था अपने इंस्टाग्राम पर कि भैया क्या वीडियो देखना चाहते हैं आप इस फॉर्च्यूनर पर, तो कई इंटरेस्टिंग सवाल आए थे। उसमें से मुझे सारांश जैन का सवाल बहुत अच्छा लगा। बोलते हैं कि ये वीडियो की एक वीडियो कीजिए कि इसमें ऐसा क्या है कि ये इतनी महंगी है और 1 लाख प्लस की प्राइस क्यों हाइक हुई है। तो सारांश भाई आपको बता देता हूँ, आपके सवाल का जवाब देते हुए वीडियो ख़त्म करते हैं कि टोयोटा की रिलायबिलिटी के पैसे हैं और जिस तरीके से दिन ब दिन रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ती जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार आप समझ सकते हैं किस तरीके से बन रहा है, तो इसकी कीमत का बढ़ना लाजमी है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कीमत हो चुकी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आपका जवाब फिलहाल इतना ही। लेकिन मेरे वीडियो में जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि 22,500 किलोमीटर चलाने के बाद में इस फॉर्च्यूनर पर कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ है। कुछ चीज़ें असरदार साबित हुई हैं, वो मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ, उसे आपने देख लिया होगा। फिर भी मुझे इस फॉर्च्यूनर में अच्छी चीज़ यही लग रही है कि भैया एक चमक जो इसकी शुरुआत में थी वो चमक अभी कायम है, क्योंकि जब मीडिया में कोई इसे चलाता है तो बहुत सारे ऑफ रोडिंग करते हैं। मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं से रैटलिंग साउंड इसमें आ रहा होगा, जो कि मुझे कहीं पर नहीं मिला। तो कुल मिलाकर एक अच्छी क्वालिटी के साथ में फॉर्च्यूनर जमी हुई है और अपने इस खूबसूरत अंदाज की वजह से लोगों के आंखों में बसी हुई है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कुछ और जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर चले आएं। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dvd। सवाल करें, सारे जवाब ले जाएं।